बिटकॉइन पिछले कुछ सालों से गूगल के टॉप सर्च पे रहने वाला वर्ड बिटकॉइन। आखिर क्यों ये इतना ट्रेंड कर रहा है? आखिर इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? तो आज हम इसी 3 पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं पीटेक। ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप देखें तो कोई आपको पैसे क्यों देता है? आप कोई काम करते हैं जिसके बदले आपको वैल्यू ऐड करके दिए जाते हैं। इनफैक्ट ऑफिस में भी आप काम करते हैं जिसके बदले आपको वैल्यू दिए जाते हैं। तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं, वर्क इज इक्वल टू वैल्यू। टाइम टू टाइम मनी को अलग अलग चीज़ों से रिप्लेस किया जाता रहा है। जैसे पहले के समय लोग चावल और गेहूं लेकर काम किया करते थे, फिर धीरे धीरे लोगों ने उन सब चीज़ों पे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया जो लंबे समय तक खराब ना हो, जैसे कि गोल्ड। लेकिन गोल्ड को भी कैरी करना आसान नहीं था, इसीलिए गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया कि आपको अपना गोल्ड कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना गोल्ड गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कर सकते हैं, जिसके बदले आपको एक रिसिप्ट मिलेगी। उस बेसिस पे आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यही रिसिप्ट आगे चलकर पेपर मनी से रिप्लेस हुई। फिर लोगों ने सामान के जगह गवर्नमेंट के एक प्रॉमिस पे ट्रस्ट किया, मैं धारक को इतना अमाउंट पे करने का वचन देता हूँ। इसका मतलब गवर्नमेंट लोगों के वर्क के बदले उन्हें कुछ वैल्यू देती है। वैल्यू का मतलब पैसा। तो अगर ऐसा है तो गवर्नमेंट बहुत सारे पैसे प्रिंट करके लोगों को क्यों नहीं दे देती? चलिए इसे एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो 1 केजी चीनी है और उसे खरीदने वाले सभी के पास 1 लाख रुपया है, तो वो चीनी उसी को मिलेगी जिसके पास 1 लाख रुपये से ज़्यादा हो। तो ऑटोमेटिकली चीनी का रेट 1 लाख से ज़्यादा हो गया। ऐसे कंडीशन में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी प्राइस बढ़ने के अलावा। प्रॉब्लम सॉल्व तभी होगी जब रिसोर्सेस कंप्लीट होंगे। फिर धीरे धीरे पेपर मनी में भी प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। लोग ब्लैक मनी के रूप में उसे स्टॉक करना शुरू कर दिए, जिससे गवर्नमेंट को प्रॉब्लम आने लगी। फिर धीरे धीरे पेपर मनी डिजिटल मनी में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। लेकिन डिजिटल मनी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ट्रांजैक्शन का ट्रैक रखना था। अगर मेरे अकाउंट से पैसे कटे तो उसके अकाउंट में गए कि नहीं, और उसके अकाउंट में गए तो मेरे अकाउंट से कटे कि नहीं, जिसे मैनेज करने के लिए पूरा का पूरा सेंट्रलाइज्ड बैंक सिस्टम बनाया गया। लेकिन इन सेंट्रलाइज्ड बैंक सिस्टम में भी प्रॉब्लम है। जो पैसे आप बैंक में सेव करते हैं, बैंक उसे इन्वेस्ट करती है, और अगर इन्वेस्टमेंट में कोई लॉस आ जाए तो आपके पैसे रिस्क पे आ जाते हैं, जैसा कि हमने यस बैंक के केस में देखा। अगर आज के डेट में सभी एक साथ अपने पैसे बैंक से निकालने लगे तो बैंक नहीं दे पाएगी। आपके अकाउंट में जो पैसे हैं वो एक्चुअल में एक नंबर है, बैंक जिसे रोटेट करके मेंटेन करती है। एक तरह से आप अपने पैसे का कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में दे रहे होते हैं। इसमें ट्रांसपेरेंसी की दिक्कत तो होती ही है, और क्योंकि कुछ चुनिंदा इंस्टीट्यूट ही इन पैसों को कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो इसमें करप्शन के भी खतरे होते हैं, जैसा कि हमने विजय माल्या के केस में देखा। और अगर गवर्नमेंट चाहे तो आपके पैसे के लीगल स्टेटस को भी हटा सकती है, जैसा कि हमने डीमोनेटाइजेशन के वक्त भी देखा। अब आते हैं बिटकॉइन की तरफ। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कॉइन है। क्रिप्टो करेंसी जिसे हम फ्यूचर करेंसी भी कह सकते हैं। अक्टूबर 2008 में एक डॉक्यूमेंट पब्लिश हुआ, और जिसने इस डॉक्यूमेंट को पब्लिश किया उसने अपना नाम सतोशी नाकामोटो बताया था। एक्चुअल में ये सतोशी नाकामोटो था कौन, ये आज तक पता नहीं चल पाया है। तो इस पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट ने हमें ये सजेस्ट किया कि जो हमारा करंट बैंकिंग सिस्टम है उसे हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं बिटकॉइन के थ्रू। तो एक्चुअल में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जो हमारा करंट बैंक सिस्टम एक सेंट्रलाइज बैंक सिस्टम बना के हमारे सारे रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, और उसे मेक श्योर कर रहा है कि सारे ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हों, उसका एक ऑल्टरनेटिव भी देखा जा सकता है बिटकॉइन के थ्रू। जैसे आप फोन पे से कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको कुछ रिवार्ड मिलते हैं। उस रिवार्ड की वैल्यू इस पे डिपेंड करती है कि वो कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं। जनरली वो फोन पे के अंदर यूज होती है। सेम चीज होती है बिटकॉइन के केस में। फ्यूचर में उसकी वैल्यू
इस पे डिपेंड करेगी कि उसकी एक्सेप्टेंस कितनी है, जिसकी एक झलक हमने तब देखा जब एलन मस्क के 2 ट्वीट ने बिटकॉइन को 20% तक बूस्ट किया। जिसमें एक ट्वीट जो कि फरवरी 2021 को किया गया था, उसमें उन्होंने कहा था कि टेस्ला $1.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन में करने जा रही है। और दूसरा ट्वीट जो कि 24 मार्च को किया गया था, इसमें कहा गया कि टेस्ला बिटकॉइन को एज ए पेमेंट एक्सेप्ट करने की सोच रही है, लेकिन फिर भी बिटकॉइन अपने टॉप को फ्रीज नहीं कर पाए और 13 मई को इसमें 17% तक की गिरावट दर्ज की गई, जिसमें एलन मस्क ने बिटकॉइन को एज ए पेमेंट एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था और अभी तक इसमें गिरावट जारी है। तो आपने यहां नोटिस किया होगा कि बिटकॉइन की वैल्यू उसके एक्सेप्टेंस पे कितनी डिपेंड करती है। अब आते हैं कि बिटकॉइन आखिर जनरेट कैसे होता है। बिटकॉइन एक डिजिटल क्रिप्टो करेंसी है जिसकी फिजिकल कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जब आप कोई बिटकॉइन खरीदते हैं, इसका मतलब आप एक स्पेसिफिक बिटकॉइन एड्रेस खरीदते हैं जिसके थ्रू आप ट्रांजैक्शन करते हैं एक स्पेसिफिक बिटकॉइन एड्रेस पे। बिटकॉइन एक ऑटोमेटेड स्ट्रक्चर है जिसके लिए आपको बैठ के कोडिंग या प्रोग्रामिंग नहीं करनी होती। इसकी एल्गोरिदम भी ऑटो रन पे चलती है, लेकिन एल्गोरिदम रन कराने के लिए सिस्टम और कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। इतने बड़े लेवल पे हजारों कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी और इन हजारों कंप्यूटर को मेंटेन करने के लिए एक थर्ड पार्टी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगी तो बात घूम फिर के वही बैंक वाले स्ट्रक्चर पे आ जाएगी, जहां सारा कंट्रोल एक थर्ड पार्टी के हाथों में चला जाएगा। इस चीज को अवॉइड करने के लिए बिटकॉइन माइनिंग का कॉन्सेप्ट आया। इसमें लोग अपने कंप्यूटर लगा के एल्गोरिदम रन करवाती हैं और जब ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली होता है तो एज अ रिवार्ड बिटकॉइन मिलते हैं। क्योंकि ये सारा सिस्टम ब्लॉकचेन के फॉर्म में रन करती है, तो किसी एक इंस्टीट्यूट या एंटिटीज के हाथ में पावर जाना या हैक होना, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि अगर ऐसे ही बिटकॉइन माइनर बिटकॉइन जनरेट करते रहें तो बात घूम फिर के वही चीनी वाले एग्जाम्पल पे आ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। इस चीज को अवॉइड करने के लिए पहले से ही ये कंफर्म है कि 21 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइन जनरेट नहीं हो पाएगी। एक बिटकॉइन माइनर को कितने बिटकॉइन एज रिवॉर्ड मिलेगी, ये डिपेंड करता है कि कितने लोग कंप्यूटर लेके बिटकॉइन माइनिंग कर रहे हैं। 2009 में आप 200 बिटकॉइन 2 से 3 दिन में जनरेट कर सकते थे, लेकिन आज की डेट में आपको एक बिटकॉइन जनरेट करने के लिए 150 साल से भी ज्यादा वक्त का समय लगेगा। और दुनिया में अभी तक 90% बिटकॉइन माइनिंग की जा चुकी है। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ बिटकॉइन। पहले चीज ये कि ये हर जगह एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरी चीज ये गवर्नमेंट का इसमें इन्वॉल्वमेंट ना होने के कारण इलीगल एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं। तीसरी चीज ये बहुत ही ज्यादा वोलाटाइल एज नेचर है। हर 3 सेकेंड में इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। मान लीजिए आप एक प्रोडक्ट खरीद कर लाते हैं और उसे आपको रिटर्न करना है, तो दुकानदार के पास ये प्रॉब्लम आ जाएगी कि आपको रिटर्न में कितने पैसे देने हैं, क्योंकि इस चीज के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है। क्योंकि ये एक ओपन सोर्स है तो इन फ्यूचर इसमें मैकेनिज्म बन सकती हैं। इन सब चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि बिटकॉइन इंडिया में लीगल है भी कि नहीं। तो इसका जवाब ये है कि बिटकॉइन इंडिया में लीगल है, लेकिन गवर्नमेंट इसे रिकॉग्नाइज भी नहीं करती। इसका मतलब ये, अगर आप इसमें कोई भी ट्रेडिंग या परचेजिंग करेंगे तो इसमें सारा रिस्क आपका होगा। गवर्नमेंट इसमें रेगुलेशन बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसमें कोई ज्यादा आउटकम अभी तक नहीं आए हैं। 5 अप्रैल 2018 को आरबीआई ने सारे बैंकों को एक नोटिस भेजा, जिसके तहत बैंकों से कहा गया कि जितने भी एंटिटीज बिटकॉइन में ट्रेडिंग कर रही हैं या बिटकॉइन एक्सेप्ट कर रही हैं, आप उन्हें अपने सर्विसेज देना बंद कर दीजिए। यानी कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज से आप अपने पैसे को बैंक में विड्रॉ नहीं कर सकते थे। फिर इस चीज को इंडिया के क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और 2 साल केस चलने के बाद उसे जीत भी लिया गया।
और फिर आरबीआई को अपने नोटिस वापस लेनी पड़ी। बिटकॉइन को आप दो तरीकों से यूज कर सकते हैं। एक, आप इसमें ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपकी डिपेंडेंसी दूसरों पर हो जाएगी कि वो बिटकॉइन एक्सेप्ट करेगा या नहीं। दूसरा, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। 2009 में एक बिटकॉइन की कीमत 0.04 रुपए थे, जो कि पिछले महीने 44 लाख रुपए को टच कर गए थे। तो इसमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। क्योंकि इसमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है तो रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप रातों रात अमीर होने के सपने को लेकर इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपका नुकसान होना तय है, लेकिन अगर आप स्मार्टली इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आप इससे कुछ कमा भी सकते हैं। एलन मस्क, माइक टायसन, जेपी, फेसबुक, पेपाल, इन सब बड़ी बड़ी एंटिटीज ने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर आप भी चाहें तो बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं।